वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी। तो पादप कार्यकी या क्रॉप फिजियोलॉजी में हम जो पादप के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पादप कार्यकी इसका नाम है, कार्यकी मतलब पादप के अंदर होने वाले कार्य। तो पादप जैसा कि जानते हैं कि इसमें लोकोमोशन नहीं होता, पादप एक जगह पर स्थिर रहता है। तो इसमें जो भी कार्य होते हैं वो नॉर्मली इसके कोशिका के अंदर या इसके ऊतक में होते हैं, इसके शरीर के अंदर होते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, जैसे पानी को सोखना, पानी को ऊपर तक पहुंचाना, पत्तियों तक पहुंचाना, और फिर आपका प्रकाश संश्लेषण या श्वसन, या फिर इनके अंदर हार्मोन का निर्माण, ये सब जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन जो आपके प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का या वसा का उपापचय, इनका बनना, इनका ब्रेकडाउन होना, वो सारी चीज़ें हम इस फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, फिजियोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों फिजियोलॉजी के बारे में या कार्यकी के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजियोलॉजी को बोला जाता है कि स्टडी ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट। मतलब एक पौधे के अंदर, एक कोई प्लांट है, उसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी क्रियाविधि उसके अंदर चल रही है, उसके कोशिका के अंदर, कोश के अंदर, या उसके जड़ में, उसके तना में, उसके फ्लावर में जो भी अलग अलग क्रियाविधि चल रही है, उस सारे चीज़ों का अध्ययन करने को हम प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी बोलते हैं। तो इसको पढ़ने से या इसके बारे में पढ़ने से हमको क्या चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो है कि कोशिका और उसके अंदर जो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। प्लांट का एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कौन से कोशिकाएं हैं, कौन से ऊतक हैं, कौन सी क्रिया में कौन तरह के कोशिकाएं और किस तरह की ऊतक उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जब उसकी वृद्धि होती है तो वृद्धि किस प्रकार से होती है उसके बारे में, उसमें डेवलपमेंट मतलब उसके समय समय पर अलग अलग तरह के केमिकल्स बनते हैं, कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिनके अलग अलग क्रियाएं होती है जिनकी, तो वो डेवलपमेंट उसके अंदर कैसे होता है। और अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे ट्रांसपिरेशन, जैसे हमने बताया कि पानी का जड़ के द्वारा ले करके ऊपर तक पहुंचाना, या फिर ऊपर में जो पत्तियों में पोषक तत्व बन रहे हैं या जो भोजन बन रहा है वो अलग अलग भागों तक पहुंचाना, उसमें उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, कोई चीज़ बन रहा है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और क्रेब्स साइकिल में आपका श्वसन में वो टूट के उससे ना ऊर्जा मिलती है, और उसमें जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो इसलिए इसको अध्ययन करने से हम एक पौधे के अंदर या एक पेड़ के अंदर किस तरह की कौन सी क्रियाएं हो रही है, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिलती है। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जब हमको उस प्रोसेस की जानकारी मिलती है तो हम उस प्रोसेस से संबंधित कोई उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट है, वो हम इसके पादप प्रजनन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसमें कर सकते हैं। आनुवंशिकी के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उसमें हम बेहतर कर सकते हैं। तो बेहतर करने के लिए पहले हमको उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो फिजियोलॉजी में हम सारी प्रोसेस को, सारी प्रक्रिया को हम समझते हैं, और उसके बाद उसमें हम फर्दर पादप प्रजनन के सिद्धांतों से हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये बेसिक जानकारी जो है, वो जो प्रोसेस होती है उनके बारे में ये देता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। उसके अंदर कैसे मूवमेंट होता है, जो अलग अलग चीज़ें होती है, खास करके जो पानी है, जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनका मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो मूवमेंट होता है मटेरियल्स का कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर या बाहर जो आना जाना होता है, वो नॉर्मली या तो सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है, या गैस के फॉर्म में होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना या अंदर आना, या ऑक्सीजन का बाहर जाना अंदर आना, या सॉल्यूशन के फॉर्म में जो जड़ से वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, घोल के फॉर्म में वो चीज़ों को सोखती है। तो नॉर्मली या तो गैस फॉर्म में लेती है या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में पौधा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वातावरण से या लेता है। तो ये जो है नॉर्मली देखा जाता है कि
तीन तरह की एक्टिविटी जो है इसमें इन्वॉल्व है। जो ये गैस फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में जो चीज़ें इसके अंदर आती जाती हैं उसमें मेनली तीन तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो वो तीन तरह की एक्टिविटी क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो वो जो तीन तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो ये है, एक तो ऑस्मोसिस है, एक है डिफ्यूजन और एक है इम्बाइबेशन। तो एक डिफ्यूजन है, जो दूसरा ऑस्मोसिस है और तीसरा जो है इम्बाइबेशन है। तो ये मेनली ये तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा पौधे जो है अपने वातावरण से चीज़ों को अंदर लेते या बाहर छोड़ते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी अणु जो है जब कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद है वहाँ से ऐसी जगह जहाँ पे वो कम मात्रा में मौजूद है, जब अणुओं का मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जो पहला है वो है डिफ्यूजन, जो ये बोलता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मतलब अणुओं का मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहाँ से कहाँ, जहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में है, हायर कंसंट्रेशन है, से जहाँ पर वो लोअर कंसंट्रेशन में, जहाँ वो नहीं है या बहुत कम मात्रा में, वहाँ तक उनका जाने को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो है ये तरल में भी होगा और ये गैस में भी होगा। जैसा एक बहुत साधारण एग्जांपल है कि एक ऐसा कोई चीज़ जिसमें कुछ खुशबू है या महक है, उसको हम जैसे एक सेंट की शीशी है, उसको हम घर के कोने में अगर खोल दें तो धीरे धीरे उसकी खुशबू जो है घर के दूसरे कोने तक फैल जाती है, क्योंकि वहाँ जो उसके अणु हैं वो हवा, वहाँ पर जहाँ वो शीशी है वहाँ पर वो ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, दूसरे कोने में वो नहीं है। तो वहाँ से धीरे धीरे जहाँ है इससे जहाँ नहीं है वहाँ धीरे धीरे फैल जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जहाँ उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि जहाँ वो अधिक मात्रा में है, से जहाँ उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ तक जो फैलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये एक चित्र है जिसके माध्यम से मैंने दिखाने का कोशिश किया है। जैसे ये कुछ अणु है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, और यहाँ ये है ही नहीं या बहुत कम, एक दो है। तो ये क्या होगा, इन अणुओं का मूवमेंट जो है इनका यहाँ से यहाँ ये मूव करेंगे। ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि यहाँ और यहाँ पूरे जगह में ये बराबर बराबर ना फैल जाए। तो डिफ्यूजन में एक चीज़ ये होगा कि जब ये फैलेंगे तो ये तब तक फैलते रहेंगे जब तक सब जगह पे जितना जगह है इनको फैलने के लिए है उस पूरे जगह में ये बराबर मात्रा में ना फैल जाए। तो ये हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे नहीं है तो लो कंसंट्रेशन है, जीरो है, तो यहाँ से यहाँ ये फैल रहा है। तो ये जो दिखाया है ये बोल रहा है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब वो चीज़ है जिसको कि हम घोलते हैं। जैसे अब जब हम घोल बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो जिसमें हम घोलते हैं और सॉल्यूट वो जिसको घोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक चम्मच चीनी लेके एक गिलास पानी में घोलता हूँ तो चीनी को घोल रहा हूँ तो वो है सॉल्यूट, और पानी में घोला जा रहा है तो पानी है सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट की बात कर रहा है, यानी कि जो चीज़ घुली हुई है उसकी मात्रा यहाँ ज़्यादा है और इधर में कम है, तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसको डिफ्यूजन बोल रहे हैं। तो सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट इज़ फ्रॉम द लेफ़्ट टू द राइट, लेफ़्ट से राइट में जा रहा है। मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट इज़ ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, इधर से इधर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में सिंपल ये है कि जो सॉल्यूट यानी जो चीज़ घुली हुई है उसकी मात्रा जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ वो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस और तरल दोनों में होती है, तो नेचुरली गैस में उसमें मूवमेंट फास्ट होता है, तो गैस में ये फास्ट होगा, लिक्विड में धीरे होगा। तो डिफ्यूजन पार्टिकल्स जो है दे हैव ए सर्टेन प्रेशर कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर। ये बोलते हैं कि ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा है और जिधर कम है तो उसमें प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। और डिफ्यूजन ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस एट द सेम टाइम भी हो सकता है, मतलब एक से अधिक चीज़ों का डिफ्यूजन एक ही समय में एक साथ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोचेंगे जैसे पत्ती है, उसके बाहर ऑक्सीजन की मात्रा और अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, उसके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का आना जाना कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना दोनों एक ही समय में एक ही साथ हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग, इसका जो आना जाना है या उसका आना जाना है, दोनों एक दूसरे के रेट को, मतलब किस रेट से ये आएगा जाएगा या ये आएगा जाएगा, उसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस एट द सेम टाइम एंड प्लेस मे बी एट डिफरेंट रेट,
मतलब अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग सब्सटेंस का एक ही समय में और एक ही जगह पे डिफ्यूजन होना, सेम टाइम एंड प्लेस, एक ही समय में एक ही जगह पर, इससे पत्ती से बाहर अंदर आ रहा है, सेम टाइम सेम जगह पर, डिफरेंट रेट में होगा। उसकी जो गति है, उसका जो दर है वो अलग अलग होगी। जिस दर से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, या जिस दर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, वो दोनों का दर अलग अलग होगा, लेकिन वो एक ही समय हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे, इसका दर उसको प्रभावित नहीं करेगा और उसका दर इसको प्रभावित नहीं करेगा। इसीलिए कोशिका झिल्ली, अगर कोशिका को एक हम सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें बाहर जो जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा है वो अंदर आएगी, अंदर जो ज़्यादा है वो बाहर जाएगी। तो ये आना जाना जो है वो एक साथ होगा, एक ही समय में एक ही साथ हो सकता है। और पर कौन सा ज़्यादा तेज़ी से अंदर बाहर होगा, कौन कम होगा, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। और ये एक एसेंशियल स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन एक एसेंशियल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैस का आदान प्रदान, कौन से गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसों का जो एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान, एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में ये बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा, और फोटोसिंथेसिस में ये अंदर आएगा और ये बाहर जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये डिफ्यूजन के द्वारा होती है, स्टोमाटा के द्वारा ये होती है। तो इसलिए ये जो है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिफ्यूजन। और पैसिव सॉल्ट अपटेक, पैसिव अपटेक मतलब अंदर लेना, ऊपर की तरफ लेना। सॉल्ट यानी कि जो तत्व हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो उनको लेना, अपटेक करना। पैसिव मतलब बिना ऊर्जा का इस्तेमाल किए, एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो बिना एटीपी का इस्तेमाल किए स्वतः अपने आप उसको अंदर आना जो है, जो आयन्स हैं जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन के आयन, सल्फेट के आयन, ये सब जो आयन्स हैं ये जो है डिफ्यूजन के द्वारा ही आते हैं। तो ये बहुत सारे आयन्स या तत्व जो हैं जो पैसिव अपटेक के द्वारा जो लिए जाते हैं वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया से पौधे के अंदर आते हैं। तो डिफ्यूजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो डिफ्यूजन में हमने ये देखा कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि एक ऐसा चीज़ सॉल्यूट जो कि घुला हुआ है किसी चीज़ में, वो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रहा है। इसको साधारण एग्जांपल अगर हम लें, एक जड़ है मिट्टी के अंदर, वहाँ पे पानी वानी है, सॉल्यूशन जैसा है, तो बाहर में जो तत्व है, मान लीजिए सल्फेट, नाइट्रेट या मैग्नीशियम, ये सब कोशिका से बाहर ज़्यादा हैं और अंदर जो है वो कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में आ जाएंगे। वो हो गया डिफ्यूजन। जो दूसरा प्रकार का प्रोसेस आता है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक बदला हुआ रूप है। इसमें भी कम ज़्यादा की तरफ आना जाना ऐसा होता है, लेकिन क्या कौन आता जाता है इसमें थोड़ा अंतर है। तो इसमें बोलता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसमें बोला था सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मतलब कि अगर चीनी और पानी में चीनी घुला हुआ है तो उसमें चीनी की बात कर रहा है, जो घुला हुआ है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी कि जिसमें घोले हैं उसकी बात कर रहा है। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन, यहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ किसका डिफ्यूजन हो रहा है? सॉल्वेंट का, मतलब जो घोलक है जिसमें घुला जा रहा है, सॉल्वेंट का। और यहाँ पे एक और चीज़ आ गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आना जाना तो हो रहा है, लेकिन उसके बीच में एक झिल्ली आ गई है। वो झिल्ली कैसी है? सेमी परमेबल। परमेबल मतलब आने जाने दे रही है, परमिटेड है। सेमी मतलब कुछ को परमिट है, कुछ को नहीं है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जब सॉल्वेंट के अणु जो है आर पार आ जा रहे हैं, उसको हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। तो इसको कभी कभी ऑस्मोटिक डिफ्यूजन भी बोला जाता है। तो ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ कौन जाएगा? यहाँ सॉल्वेंट जाएगा। तो अगर दो सॉल्यूशन डिफरेंट कंसंट्रेशन है, मतलब उसमें घोलक जो चीज़ को घुला गया है उसकी मात्रा ज़्यादा कम है, मतलब मान लीजिए ये दो मेरे पास सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इसमें जो घोला, जिस चीज़ को घोला गया है यहाँ पर ये ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो ऐसे दो तरह के सॉल्यूशन हैं।
डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कम है, यहाँ सॉल्यूट का कम है, यानी कि जिसको घोला गया है उसकी मात्रा यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। अगर बराबर मात्रा है दोनों की, तो जहाँ पे सॉल्यूट कम है, मतलब जिस चीज़ को घोला गया है वो कम है, तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, यानी कि जिसमें घोला गया है उसकी मात्रा ज़्यादा होगा। अगर ये भी 10 ml है या 20 ml है और ये भी 20 ml है, इसमें अगर मैं आधा चम्मच चीनी घोला हूँ और इसमें 2 चम्मच चीनी घोला हूँ, तो जहाँ पर चीनी ज़्यादा है वहाँ पर मतलब मात्रा तो वही है, पर चीनी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, तो सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट यहाँ पे कम है। यहाँ पे सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट जिसमें घोला गया है उसकी मात्रा यहाँ ज़्यादा है। ऐसा 2 सॉल्यूशन जिसको सेपरेट किया गया है बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा लगा दिया गया है। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ कौन डिफ्यूज़ करेगा? सॉल्वेंट, यानी कि जिसमें घोला गया है, विल टेक प्लेस फ्रॉम द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सुटेबल इनटू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि यहाँ पर सॉल्यूट जो है जिसमें घोला गया है, सॉल्वेंट जो है जिसमें घोला गया है, वो मूव करेगा कहाँ से? जहाँ लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम हमेशा उसकी सांद्रता जिसको बोलते हैं, वो हम हमेशा इससे निकालते हैं कि उसमें जो चीज़ घोली गई है उसकी मात्रा क्या है। तो यहाँ पे जो चीनी घोला गया है उसकी मात्रा कम है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का यहाँ पे कम है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का जो है वो सॉल्यूशन का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मात्रा घुली हुई है। तो बोल रहा है जहाँ लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। कौन करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल करेगा। अगर हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के दृष्टिकोण से देखें, यहाँ पर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी कि चीनी कम है, पानी ज़्यादा है, और यहाँ पे चीनी ज़्यादा है, पानी कम है, यानी कि यहाँ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से वहाँ जा रहा है। तो डिफ्यूजन यही बोलता है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो इसमें डिफ्यूजन किसका हो रहा है? यहाँ सॉल्वेंट का हो रहा है। जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से कम जहाँ सॉल्वेंट है उसकी तरफ जा रहा है। इसी को घुमा के हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि जो घोल है ये पतला घोल है, ये गाढ़ा घोल है। तो पतले घोल से गाढ़े घोल की तरफ सॉल्वेंट जा रहा है। तो सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। पतला घोल है तो पानी ज़्यादा है, गाढ़ा घोल है तो पानी कम है, तो जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से जा रहा है। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से या गाढ़ा पतले के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर 2 सॉल्यूशन है जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है और वो सेपरेटेड है, कैसे सेपरेटेड है? बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा, यानी कि जो घोलक है जिसमें घोला जा रहा है वो कहाँ से जाएगा? लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। सॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, गाढ़ा सॉल्यूशन है, तो वहाँ से इधर पानी आ जाएगा। तो पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ कम की तरफ आ रहा है। तो बीच में इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर ये है कि ऑस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करते हैं, डिफ्यूजन में सॉल्यूट यानी कि जो घुला हुआ है उसके मूवमेंट की बात करते हैं। ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, सेमी परमेबल बीच में है। डिफ्यूजन में ऐसी कोई झिल्ली नहीं है, झिल्ली का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ जो है सांद्रता जो है दोनों तरफ बराबर न हो जाए, दोनों घोल एक जैसे नहीं हो जाए, तब तक पानी इधर से इधर आता रहेगा। तो ये प्रोसेस डेवलप्ड इन सॉल्यूशन, जब ये प्रोसेस होता है तो बोलते हैं कि इसमें प्रेशर डेवलप होता है बाय डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन इट, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब इसमें जो घुले हुए हैं उनकी वजह से इसमें एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये एक जैसे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो ब्लू वाले हैं मिलने वाले वो यूरिया के अणु हैं, और ये जो लाल वाले हैं ये सब पानी के अणु हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो बीच में एक झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगी हुई है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस तरफ यूरिया का 1 2 3 अणु है यूरिया का, और इधर यूरिया का एक ही अणु है।
तो अगर यूरिया के घनत्व के बारे में बात करेंगे तो इधर जो घोल है वो यूरिया इधर कम है, इधर यूरिया ज़्यादा है, यानी कि इधर का घोल पतला है, इधर का घोल यूरिया के हिसाब से गाढ़ा है। तो यहाँ पर ज़्यादा यूरिया है, यहाँ पे कम यूरिया है, तो यहाँ पे मतलब पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कम है। तो पानी का घनत्व तो इधर ज़्यादा है, तो पानी का मौलिक जहाँ ज़्यादा पतला घोल है, जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ से पानी जो है इधर से इधर आएगा। तो ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस नथिंग, ऑस्मोसिस जो है पानी का डिफ्यूजन है। कहाँ से कहाँ? थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, या जैसा कि हम कोशिका झिल्ली को जानते हैं, वो एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। मतलब ऐसा परमेबल मेम्ब्रेन जो सेमी टाइप का होता है, जो हर किसी को नहीं आने देगा, जिसको चाहेगा उसको आने देगा। तो उसके माध्यम से जब पानी इधर से इधर जा रहा है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, एक पतला घोल से हाई कॉन्सेंट्रेशन में पानी जब जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, कि एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो जैसा कि एंड ऑस्मोसिस जैसा कि हम जानते हैं कि बाहर से अंदर जब आता है, तो बोलता है एक अगर प्लांट सेल को अगर हम पानी में रख दें, पानी में और ऐसा एक सॉल्यूशन में रख दें जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन में कम है सॉल्यूशन, तो देन वाटर इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑस्मोसिस एंड प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो ऐसा जहाँ पर होगा कि जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, वहाँ पर अगर एक कोशिका को रख दें, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स कम, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम कोशिका को रख दें जहाँ पे जो पतला घोल है, जहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है सॉल्यूट का, तो क्या होगा, वहाँ से वाटर पानी वहाँ से अंदर कोशिका के अंदर आ जाएगा। तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे, क्योंकि हम ऑस्मोसिस में देखें कि वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन में रखे हैं वो हाइपोटोनिक है, यानी कि वहाँ कंसंट्रेशन कम है, वहाँ से पानी जो है अंदर आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। तो एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो उससे जो प्रेशर डेवलप होगा, अंदर पानी आ जाएगा, तो पानी अंदर सेल के अंदर पानी भर जाएगा, तो दबाव डालेगा अंदर, तो उससे जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो पानी जब एंडोऑस्मोसिस के द्वारा पानी कोशिका के अंदर आ जाता है, तो कोशिका के अंदर एक दबाव पैदा होता है जो कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के ऊपर अंदर से लगता है, जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और एक्सोऑस्मोसिस है, एक्सो मीन्स बाहर चले जाना। जब प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जहाँ पर बाहर के जिस घोल में डाले हैं उसकी सांद्रता ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी का मूवमेंट जहाँ कम से ज़्यादा की तरफ हो जाएगा, कम कंसंट्रेशन से। यानी कि अब क्या है, अब कोशिका के अंदर कंसंट्रेशन कम है, अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो पतला है और बाहर का सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है, तो पानी अंदर से बाहर चला जाएगा। तो ऐसा जब चला जाएगा तो कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी। तो ऐसा जब होता है तो वाटर कवर्स आउट द सेल्स अप इनटू द आउटर सॉल्यूशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और कोशिका जो है वो पिचक जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है ऑस्मोसिस के द्वारा पानी सेल से बाहर चला जाना, और एंडोऑस्मोसिस का मतलब है पानी बाहर से अंदर चले आना। तो जब पानी बाहर से अंदर आ जाता है तो अंदर पानी भर जाता है, तो अंदर कोशिका की दीवारों पर वो दबाव बनाता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। इसी प्रेशर के कारण पत्तियां जो है वो सीधी रहती हैं, तनी हुई रहती हैं। जब पानी कम हो जाता है तो पत्तियां झुक जाती हैं। तो पत्तियों का झुकना या पत्तियों का ऐसा सीधा तन के खड़े होना वो इसके कारण होता है। जब पूरा पानी कोशिका को मिलता रहेगा, अंदर आता रहेगा, तो सेल के अंदर पानी भरेगा, तो दबाव टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, तो पत्तियां जो है तन के सीधी खड़ी रहेंगी। और अगर पानी कम हो गया, सूखने लगेगा, तो पत्तियां जो है ऐसा झुक जाएंगी। तो गर्मी के समय बहुत ज़्यादा तेज़ धूप अगर रहता है तो उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्टोमाटा के माध्यम से भी बहुत पानी निकल जाता है, तो पत्तियां जो है वो झुक जाती है। उतना तेज़ी से पानी आता नहीं है जितना निकल जाता है। तो ऑस्मोसिस का जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है,
तो जो पौधों के द्वारा जड़ के द्वारा जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली मेजर पार्ट जो है ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, और डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है, लेकिन मेजर पार्ट जो है वो ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। और सेल टू सेल मूवमेंट, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब तत्वों का आना जाना होता है, वो चाहे पानी हो या चाहे दूसरी चीज़ें हो जो कोशिका में बन रही हैं, तो वो जो है ऑस्मोसिस के द्वारा होती हैं। तो दूसरी चीज़ें अगर घुली हुई हैं वो भी ऑस्मोसिस के कारण कोशिका टू कोशिका आना जाना होता है उनका। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा का खुलना या बंद होना, हम जानते हैं कि स्टोमेटा के बाजू में जो दो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती है जो स्टोमेटा को घेरे, स्टोमेटा तो एक छिद्र है, वो एक पोर है, तो वहाँ जो दो सेल होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, तो ये जो छेद है जिससे आना जाना हो रहा है पानी गैस के फॉर्म में, उसको स्टोमेटा हम बोल रहे हैं, और जो दो सेल हैं उसको घेरे हुए उसको गार्ड सेल्स बोला जाता है। तो ये गार्ड सेल के सिकुड़ने से या फैलने से स्टोमेटा का खुलना या बंद होना होता है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये बंद होना या खुलना, ये डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर के ऊपर। तो टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सेल के ऊपर दबाव आएगा, इधर से भी दबाव आएगा, इधर से भी ऐसे भी दबाव आएगा, तो ये जो है ना ऐसे बंद हो जाएगी। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर ये खुल जाएंगी। तो टर्गर प्रेशर के कारण ही स्टोमेटा का खुलना या बंद होना होता है। तो टर्गर प्रेशर कैसे बनता है, वो ऑस्मोसिस से बनता है। और ड्यू टू ऑस्मोसिस टर्जिडिटी ऑफ द सेल, यानी कि सेल जो तन के पत्तियां तन के खड़ी होती हैं, पौधा तन के खड़ा रहता है, उसको टर्जिडिटी बोल रहे हैं। सेल एंड हेंस द शेप और फॉर्म ऑफ देम ऑर्गन्स इज मेंटेन। तो उनका जो शेप का और ऑर्गन का उनके जो ऑर्गन्स है उनका शेप जो है, आकार जो है वो मेंटेन रहता है ऑस्मोसिस के कारण, जिसके कारण टर्जिडिटी होती है तो वो मेंटेन होता है। तो टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द यंग सीडलिंग, जब बीज को हम ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें पहले इम्बाइबेशन, फिर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के द्वारा उसमें पानी आना शुरू होता है, उसमें टर्गर प्रेशर बढ़ता है। तो जो पत्तियों में प्रेशर बढ़ता है तो पत्तियां जो है उस प्रेशर के कारण मिट्टी को फोड़ करके पत्तियां बाहर निकलती है। तो टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द यंग सीडलिंग अलाउज देम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। तो मिट्टी को ठेल के वो प्रेशर के कारण वो बाहर पत्तियां निकल आती हैं, वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। तो ये ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस थे। अब हम जो तीसरा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मूवमेंट होता है वो है इम्बाइबेशन, उसको देखेंगे। तो इम्बाइबेशन एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। ये बोलता है सिंपली कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं जिनको अगर एक पर्टिकुलर लिक्विड में, तरल में रख दिया जाए तो उनको सोखती हैं और फूल जाती हैं। तो ये सिंपली ये होता है कि जो वस्तुएं हैं उन वस्तु का वो जो जिस लिक्विड में, जिस तरल में हम रखे हैं, उस वस्तु के साथ उस तरल का एक जो है आकर्षण होता है, वो आकर्षित करती है अपनी तरफ। वो केमिकली मतलब केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन जैसा उनके क्रिएट होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है, और उनको अपने साथ वो खींचती है और सब सोखते और वो फूल जाती है। तो स्वेल हो जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी को इम्बाइबेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं एग्जाम्पल, जैसे ड्राई वुड है, एक सूखा लकड़ी का टुकड़ा है, या कोई सूखी हुई बीज है जिसको अगर हम पानी में डाल देते हैं तो ये पानी को सोख लेती हैं और पानी को सोख के फूल जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम इम्बाइबेशन बोलते हैं। तो जो पानी को सोख रही हैं उसको इम्बाइबेंट्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जो है वो इम्बाइबेशन, इस प्रक्रिया को इम्बाइबेशन बोला जाता है। तो इम्बाइबेशन इज़ नथिंग बट कोई लिक्विड में किसी चीज़ को डाल दिया जाए तो उस लिक्विड को सोख के फूल जाना जो है उसी को हम इम्बाइबेशन बोलते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का बाय रूट के द्वारा, जो पहला स्टेप जिसके द्वारा पानी वो लेता है वो पहले इम्बाइबेशन होता है, क्योंकि वहाँ कोशिका भित्ति वगैरह होती है। तो वो जो कोशिका भित्ति, सेल वॉल में जो कंपाउंड्स रहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो जो है पानी को, जो वसा भी होते हैं, तो वो जो है पानी के अणुओं को अपने साथ अटैच करते हैं, उनको सोखते हैं। तो रूट हेयर्स के में जो सेल वॉल होता है वो पानी को अटैच करता है अपने साथ में, और उसकी वजह से पानी उसके पास में आता है। फिर डिफ्यूजन की प्रक्रिया, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया वो सब होती है।
पर इम्बाइबेशन जो पहला प्रोसेस है जिसके कारण वो अटैच होता है पानी के साथ। तो ये एक और एक चीज़ था जो मैंने बता देना ज़रूरी समझा, वो है प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस, क्योंकि ये ऑस्मोसिस के द्वारा ही, उसके कारण से ही होता है या इम्बाइबेशन के कारण से होता है। तो इसमें बोला है कि जब एक कोशिका को या ऊतक को, जब कोई भी कोशिका हो या ऊतक हो, उसको हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब ऐसा सॉल्यूशन में डालते हैं, ऐसे घोल में डालते हैं जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, जो गाढ़ा है, तो उसमें अगर डालते हैं तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, पानी जहाँ से कम, जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ घोल जो है वो पतला है, वहाँ से गाढ़े की तरफ पानी जाएगा। तो बाहर का घोल जो है गाढ़ा है, तो सेल के अंदर का घोल जो है वो पतला है, जो जीव द्रव्य है, तो वहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो वाटर जो है कवर आउट, वो बाहर निकलता है कोशिका से, सेल सैप से, इनटू द आउटर सॉल्यूशन, बाहर जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। और प्रोटोप्लाज्म जो है, यानी कि कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य है, अब वो क्या सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ के क्या हो जाता है, इस तरह से एक जगह ये ऐसा इकट्ठा हो जाता है। तो जब इसको, किसी कोशिका को हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है वैसे में डालेंगे, तो क्या होगा, उसका पानी बाहर निकल जाएगा और उसका जीव द्रव्य जो सिकुड़ जाएगा और सेल वॉल से ऐसा अलग हो करके ऐसा एक थोड़ा सा स्फेरिकल या गोलाकार फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसी जो घटना है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये प्लाज्मोलाइसिस में देखा गया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक नॉर्मल कोशिका है, उसको डाला गया है, तो इसका पानी जो है सब बाहर निकल गया है। पानी जब बाहर निकल गया है तो इसका जो जीव द्रव्य है वो थोड़ा सिकुड़ के ऐसा गोलाकार टाइप का हो गया है। तो ये जो घटना हो गई इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, और ऐसे सेल को प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल बोल रहे हैं। तो ये एक इससे मिलता जुलता फिनोमेनन है, जब पानी बाहर निकलता है तो होता है। तो ये था आपका, तो हमने 4 चीज़ देखा, एक है ऑस्मोसिस, दूसरा है डिफ्यूजन, तीसरा है इम्बाइबेशन, और चौथा हुआ प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस। तो बोलते हैं कि ये 3 तरीके से पौधे के अंदर बाहर पानी का, गैस का आना जाना होता है। इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। इम्बाइबेशन मतलब उसके कांटेक्ट में आया, वो उसने थोड़ा सोख लिया, अंदर ले लिया, उससे फूल गया। डिफ्यूजन जब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट है या तत्व है, जो बाहर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रहा है, उसको डिफ्यूजन बोल रहे हैं। और ऑस्मोसिस में बोल रहे हैं कि सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट जिसके अंदर घोला गया है, जिसमें घोला गया है, वो चीज़ जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आर पार जब आना जाना करती है तो उसमें ऑस्मोसिस वर्ड आता है। तो इसमें जो मूवमेंट जिसका होता है वो है सॉल्वेंट, और इसमें जो मूवमेंट होता है वो है सॉल्यूट। जिसको घोला गया है उसका मूवमेंट, जिसमें घोला गया है उसका मूवमेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो की तरफ होता है। ऑस्मोसिस जो है वो 2 प्रकार का होता है, हमने देखा, एक है एंडोऑस्मोसिस और एक है एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस में पानी बाहर निकल जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जब जाएगी तो इसका जीव द्रव्य ऐसा सिकुड़ जाएगा, इसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। और एंडोऑस्मोसिस मतलब बाहर से पानी अंदर की तरफ आएगा। तो जब बाहर से पानी अंदर आता है तो जो कोशिका है उसके अंदर जब पानी भर गया है तो कोशिका की दीवार के ऊपर वो एक प्रेशर डालता है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, या टर्जर भी लिखा रहता है, टर्गर लिखा रहता है, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। इसकी वजह से कोशिका जो है वो तन जाती है, तो पत्तियां जो है तन के खड़ी रहती हैं। जब पानी कम हो जाएगा तो ये दबाव कम हो जाएगा तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, दिन में 11, 12, 1, 2 बजे जब बहुत तेज़ धूप रहती है तो पानी जो है भाप बन के बहुत तेज़ी से उड़ता है, और उतनी तेज़ी से पानी अंदर जड़ से पानी नहीं आता है, तो अंदर का प्रेशर घट जाता है, तो पत्तियां उस समय झुकी हुई रहती हैं। फिर जब शाम होते होते जब धूप कम हो जाता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो जाती है और पानी आने लगता है, तो फिर से वो तन के खड़ी हो जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ये 3 मेनली प्रोसेस है जिसके द्वारा पानी जो है कोशिका के अंदर आना जाना करती है। जब हम अगला लेक्चर देखेंगे
तो उसमें हम कैसे अंदर से एक्टिव एसेंट ऑफ सैप कैसे पानी ऊपर आ रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।